शेयर बाजार की लीला जो है ना पिछले कुछ हफ्तों से बड़ी विस्मयकारी, कंफ्यूजिंग है और समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगर आप इंडाइसेस को देखेंगे, निफ्टी को देखिए, सेंसेक्स को देखिए, तो वो ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। मंडे से फ्राइडे के बीच में घूम फिर के वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन जो छोटे मझोले शेयर्स का इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स, इसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है। वीकली बेसिस पर अगर आप देखें तो 1.5 से 2% की तेज़ी इन इंडेक्स में आई है छोटे वालों में। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी लगभग फ्लैट 0.01%, तो वहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मार्केट अपने आप को इन्वेंट कर रहा है, फिर से देख रहा है कि किधर जाना है, पीछे जाना है कि आगे जाना है? क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं। चीन में कुछ हो रहा है, अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है। तो उन सब के बीच में मार्केट अपने आप को फंसा हुआ पा रहा है। लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स डिलाइट है ये, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जब वोलेटिलिटी होती है तो ट्रेडिंग के मौके मिलते हैं, और साथ ही मिड कैप की जब रैली चलती है तो छोटे निवेशक हमारे बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक पहली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बाजार को एक दिशा, एक रास्ता तय करना पड़ेगा। वो ठहर नहीं सकता, उसको दिशा बतानी पड़ेगी किस तरफ वो चलेगा, क्योंकि अदरवाइज कुछ दिन बाद ना थोड़ा थकान सी महसूस होने लगती है। आज इस पहेली को हम इस शो में जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं लोग, क्या उसके अंदर चल रहा है, उसको कैसे हम डिकोड करें। और मिड कैप हमारे रडार पे फोकस में रहेगा, जिसमें हम थोड़ा देर से आएंगे। पहले मार्केट समझेंगे कि ये मिड कैप का खेल क्या है। क्या ये फ्रेंजी है, क्या ये बहुत चल चुके हैं, या अभी शुरुआत है, या सेक्टर रोटेशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि किसी भी ओवर वैल्यूएशन का खतरा नहीं है? ये तमाम सारे सवाल हम आज पूछेंगे। और जिसका आप हमेशा इंतजार करते हैं, आज इस शो में वो होगा कि हमारे दो गेस्ट दो आपको बढ़िया मिड कैप आइडियाज़ भी देंगे कि आप जहाँ पे निवेश भी कर सकते हैं। साथ ही थोड़ी बातचीत इस पर भी करेंगे कि जियो फाइनेंशियल में क्या हो रहा है। सर्किट टू सर्किट टू सर्किट, अब सर्किट रुक गया है तो एकदम फ्लैट है। क्या हुआ वहाँ पे, क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकली क्या प्रॉब्लम थी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट का पैनल है, मैं आपको उससे परिचय कराता हूँ। दलजीत सिंह कोहली जी हमारे साथ हैं, जो वासुकी इंडिया फंड के रिसर्च हेड एंड स्ट्रेटजी हैं। दलजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है और नए असाइनमेंट की बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ जसप्रीत सिंह अरोड़ा जी हैं, जो रिसर्च एंड रैंकिंग के CIO हैं। जसप्रीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार हमारे शो में आए, इसलिए विशेष स्वागत है आपका हमारे शो में। और आशीष जी से तो आप लोग परिचित हैं, आशीष चतुर्मोता जी, जो कि जेम फाइनेंशियल्स के फंड मैनेजर हैं और बहुत लंबे समय से आप इनको जानते हैं। स्टॉक पिकिंग में बड़े माहिर हैं। तो अब आए हैं तो कुछ दे के ही जाएंगे, ऐसे तो जाने दूंगा नहीं मैं। तो इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। और साथ ही सिद्धार्थ खेमका भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड हैं। दलजीत सर, ये मार्केट की पहेली क्या है, और अच्छा आप लोग कैसे इसको अप्रोच देख रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं आजकल आप लोग? तो नीरज जी, देखिए, हम लोग तो वैसे भी बॉटम्स अप अप्रोच ही रखते हैं। टॉप डाउन अप्रोच तो एक मोटा मोटी व्यू लेने के लिए ही रहता है। तो इसके लिए हमारा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है कि मिड कैप या ब्रॉडर मार्केट चले तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम सिर्फ इंडेक्स चलता है तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे एक नैरो रेंज हो जाती है और बहुत कम स्टॉक होते हैं जो एक्चुअली मूव करते हैं। पार्टिसिपेशन जो है वो हमारा एज अ फंड ऑल्सो, जो मैंडेट है वो भी मिड और स्मॉल कैप की तरफ ज्यादा है। बहुत थोड़ा पोर्शन हमारा जो है वो लार्ज कैप की तरफ रहता है। अब ये जो पहली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया कि भाई, एक तरफ जो है टॉप एंड जो है वो तो बिल्कुल एक दायरे में फंसा हुआ है और मिड कैप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है और उसमें हमें अब आगे क्या करना चाहिए? तो हमारा ये मानना है कि ये जो टॉप एंड जो रुक गया है वो सिर्फ इसलिए रुक गया है शायद कि भाई पिछले 4 महीने में आप देखिए तो बहुत तेजी से मूवमेंट हुआ। जो मार्च में हमने लो बनाया और फिर उसके बाद लगातार अप्रैल से 4 महीने से लगातार मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि कोई भी फर्स्ट रैली आती है तो टॉप एंड बढ़ता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां बढ़ती हैं और उसमें नॉर्मली FIs वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद समय आता है जब ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेट करना शुरू करती है और वहां पर ज्यादा DIs का पार्टिसिपेशन, लोकल मनी का पार्टिसिपेशन होता है।
और ये पिछला कई साल का इतिहास हमको बताता है कि जो लोकल पार्टिसिपेशन होता है वो ज्यादातर छोटी और मझोली कंपनियों में होता है, क्योंकि वो लोग उस कंपनी को अच्छी तरह रिलेट कर पाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप एक फंड मैनेजर यूएस में बैठे हैं और आपको कोई एक छोटी सी कंपनी का नाम इंडिया की दिया जाए जिसकी मार्केट कैप 2,000 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ है, तो शायद आपको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। आजकल वेबसाइट के थ्रू सब कुछ जान सकते हैं, बट आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर स्टॉक को हम यहाँ के फंड मैनेजर से बात करेंगे तो उसने वो सब देखा होगा और वो कई बार मिला भी होगा। मोस्ट प्रोबेबली जैसे हम लोग 30 साल से हैं तो हम तो लगभग हर कंपनी से मिल ही चुके होंगे बहुत सारी। तो आपको एकदम से रिलेट हो जाते हैं कि ये कंपनी में क्या हो रहा है। इसके लिए वहां कंफर्ट ज्यादा आता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हम देखें ये क्वार्टर के नंबर्स में और पिछले साल के FY23 के नंबर्स में, तो जो छोटी और मझोली कंपनियां हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफी बड़ा इजाफा हुआ है। तो वो बेस इफेक्ट की वजह से भी है, क्योंकि वो लोग को कोविड की मार ज्यादा पड़ी थी, परेशानी से ज्यादा गुजरे थे। लॉजिस्टिक कॉस्ट का बहुत बड़ा असर था, वो जो है काफी कम हो गया। इंटरेस्ट कॉस्ट का असर था, वो कम हुआ। तो और ये कोविड में जो एफिशिएंसीज डेवलप हुई उसका बेनिफिट मिला। तो आई थिंक काफी सारे रीजन है। अगर हम आज की डेट में जब हम रोज बात करते हैं डेली मिड कैप इंडेक्स बढ़ रहा है, बट अगर हम वैल्यूएशन देखें जो पिछली बार जब मिड कैप इंडेक्स बढ़ता था तो उस समय अगर हम NSE 500 की मिड कैप वैल्यूएशन देखेंगे तो पीई मल्टीपल में हमें लगता है कि अभी भी आपको उससे पिछले पीक जो वैल्यूएशन थे उससे कम ही मिलेंगे। तो इसलिए ऐसा कोई इंडेक्स को देख करके घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि वो इट्स ऑल बिकॉज कि वहां पर कंपनियों में इम्प्रूवमेंट अच्छा हो रहा है। अब आगे का क्वेश्चन ये है कि भाई क्या ये ऐसा बना रहेगा और क्या हमें करना है। तो हम इंडेक्स के ऊपर कॉल ना लेके अगर अपने स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर कॉल लेंगे, उस में विद इन दैट सेक्टर अगर हम कंपनी चूज करेंगे तो मौके मिलेंगे हमेशा। तो दलजीत सर, आपने जो कहा मैं उसको एक लाइन में ये समझ सकता हूं कि मिड कैप में री रेटिंग वैल्यू पिकिंग है और बड़े वाले इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि FII बहुत अभी एक्टिव नहीं है। यस, अच्छा, एकदम समरी में आप अगर कह सकते हैं तो इस तरीके से कह सकते हैं। तो एक लाइन में इसका मतलब ये हुआ। जसप्रीत जी, बड़े वाले चलने को तैयार नहीं है और छोटे वाले रुकने को तैयार नहीं है। अब इसके बीच में आप लोग कैसे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं? रिसर्च एंड राइटिंग में पोर्टफोलियोज बनाते हैं, वो मल्टी कैप पोर्टफोलियोज बनते हैं जिसमें कि 40, 50, 60% उस रेंज में लार्ज कैप का कंपोजिशन रहता है। बैलेंस 40, 50% मिड एंड स्मॉल कैप। तो अब इसको क्वार्टर टू क्वार्टर, मंथ टू मंथ हम जरूर चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टेट ऑफ द मार्केट कि कौन सा सेगमेंट कितना प्राइसी लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है या वैल्यू दिख रहा है। तो आपका टू आंसर क्वेश्चन, इस समय क्लियरली जो वैल्यू है वो लार्ज कैप में ज्यादा है। तो हमारा मिनिमम 60% आज के दिन में इज गोइंग टुवर्ड्स लार्ज कैप। और जो विद इन मिड एंड स्मॉल कैप, उसमें स्मॉल कैप की मात्रा अगेन थोड़ा ज्यादा कम है बिकॉज स्मॉल कैप एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। मार्जिन ऑफ एरर बहुत बहुत कम है। तो इसलिए और उसमें बहुत लंबे टाइम तक अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ही रिटर्न्स का ज्यादा अपेक्षा रहती है, उसकी संभावना रहती है। मिड कैप्स ऑन द अदर हैंड इसमें काफी प्रोटेक्टेड रहते हैं। उसमें क्या, मिड कैप आज के दिन में ऐसे भी है कि जहाँ पे FIs भी आ गए हैं, DIs भर के हैं, राइट, और लार्ज PMSs हैं, तो उधर लिक्विडिटी अच्छी खासी मिल जाती है। प्रमोटर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, उनके डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो मिड कैप हमारे हिसाब से एक परफेक्ट बैलेंस दे देता है, जो लार्ज कैप की जो खूबियां हैं उसका और जो स्मॉल कैप की खामी है उसका, उसको अवॉइड करता है। सो वो हमें परफेक्ट एक बैलेंस दे देता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम उसको प्रेफर करते हैं एंड लार्ज कैप के साथ संतुलन बना के एंड जो भी बैलेंस है वो स्मॉल कैप के साथ रख के चलते हैं। तो आज के दिन में टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, लार्ज कैप में एंड सेलेक्ट मिड कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और एट द सेम टाइम इस मार्केट में नीरज जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्साइटमेंट में, यूफोरिया में, या इस समय जो चल रहा है मिड एंड स्मॉल कैप में, लोग थोड़ा भूल जाते हैं। और अगेन हम लोगों को वापस उसको रीइटरेट करना पड़ता है कि मिस्टेक अवॉइड करें। तो पैसा खो देना या एक्साइटमेंट में ऐसी जगह डालना जहाँ पे यू बाइंग एट द टॉप, जैसे कहते हैं, ऑलमोस्ट एट द टॉप, चाहे वो वैल्यूएशन हो चाहे अर्निंग्स हो,
वो अवॉइड करना भी सब अपने आप में एक स्किल सेट है, और वो अपने आप में भी एक टिक मार्क है जो करना चाहिए। जितना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, उतना पैसे को कैपिटल प्रोटेक्शन करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैसे कमाने के मौके दोबारा मिलते, बट एक बार उसमें कैपिटल इरोजन हो जाता है तो देयर इज बोथ फाइनेंशियल एंड इमोशनल लॉस। तो पुटिंग पीसेस टुगेदर, यस, लार्ज कैप एंड मिड कैप में ज्यादा है, स्मॉल कैप में थोड़ा इस समय काफी ओवर एक्साइटमेंट है, तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए। जी जसप्रीत जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोग भी हमेशा कहते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में संभली, लेकिन आजकल के जो लड़के हैं ना, जो नए नए सब 10 करोड़ जो डीमैट खुले हैं, उसमें से कम 3 करोड़ जो अभी कोविड के दौरान जुड़े हैं, 3-4 करोड़, ये लोग हमको ही उल्टा सिखाने लगते हैं कि आरबीएनएल आपने 25-30 रुपये मना किया था, अभी वो 100 रुपये से ऊपर हो गया। आपने कहा था एचएएल मत लेना, अब वो 4000 का हो गया है। तो मैंने भी एक बार सोचा कि क्या हम लोग बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल नॉलेज में फंस के गड़बड़ करते हैं क्या, या इसको थोड़ा सा देखने के मैट्रिक्स बदलने चाहिए हमें। अब चूंकि वैल्यू क्रिएशन आपको मिड कैप में दिख रहा है, वैल्यू क्रिएशन नहीं, सॉरी, ग्रोथ क्रिएशन, क्योंकि पैसा मिड कैप में बन रहा है, और जो वैल्यू स्टॉक है जैसे एचयूएल लेके जो बेचारा 2 साल से बैठा उसको कुछ पैसे नहीं बना। तो ये जो पहेली है इसको भी हमें समझाइए, कैसे इसको टैकल किया जाए। मेरे लिए सवाल है? जी जी, आपसे ही सर। एक बार दोबारा दोहराएंगे नीरज जी? बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना हो गए हैं, और जो बड़े वाले वैल्यू स्टॉक्स हैं वो वहीं पे खड़े हुए हैं। 5-7% का रिटर्न दिया उन्होंने 1.5-2 सालों में। तो जो आजकल जो नए इन्वेस्टर की पूरी खेप आई है करोड़ों की संख्या में, वो ये सवाल बार बार हम लोगों से करती है कि आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि बहुत दिग्गजों के साथ जाइए, वैल्यू स्टॉक लीजिए, बट पैसा तो बन नहीं रहा है। पैसा तो एचएएल में बन रहा है, आप 2-2.5 हज़ार रुपये से लेकर 4,000 तक वो पहुंच गया, 4 टाइम्स हो गया। रेलवे स्टॉक्स पता नहीं कितने गुना हो गए, अभी भी नहीं रुक रहे हैं वो। तो ये जो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे उनको ये समझाया जाए कि इसके बीच में एक संतुलन बने। तो उसका तरीका तो मतलब वही थोड़ा थ्रू आपके जैसे चैनल पे आके जो मौका मिलता है उसके, दैट इज वन वे ऑफ रीचिंग आउट। मतलब वो एंड मास इतने करोड़ों लोग तक पहुंच के वो हमारी आवाज जा पा रही है के माध्यम से, वो एक तरीका है। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस डू दैट। उसके अलावा वेबिनार्स हैं, अभी जैसे हम अपना ये खत्म करेंगे, हमारा एक वेबिनार है जिसमें अल्ट्रा एचएनआईज है, जिसपे हम उस पे अगेन हम इसी चीज पे डिस्कशन करेंगे, ईमेल्स के थ्रू, न्यूज़लेटर्स के थ्रू, तो इन पर्सन मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स हैं, उसमें तो लार्जर आइडिया यही देते हैं कि सर हम लोग ने तो जहाँ पे जितने एक्सपर्ट्स मौजूद हैं पैनल में, हम सब ने तकरीबन कुछ नहीं तो 3-4 क्रैशेस देखे हुए, चाहे वो कोविड का हो, चाहे लेमन क्राइसिस हो, चाहे उससे पहले .com हो। तो वो सारे पीरियड्स देखे हुए, जब रिलायंस पावर के साथ 2008 में स्टार्टिंग में 2 जैन में जिस तरीके का यूफोरिया था, एंड उसके 1 साल कैसा था माहौल, और सिमिलरली 2018 में जनवरी 2016 में भी था, 2018 में काइंड ऑफ पीक आउट हो गया था मिड एंड स्मॉल कैप, और जिसके बाद पोस्ट बजट जैसा वो मेल्टडाउन हुआ था जब कैपिटल गेन्स का टैक्स चेंज आया था। तो कहने का मतलब एक एग्जांपल्स देके ही उनको समझाना पड़ता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर एक जगह रखकर, एक जगह एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में रखकर इट लीड्स टू दैट इम्बैलेंस। और ऐसे इस तरीके की ये पहली बार नहीं है जब ये डिफेंस या रेलवेज या इस तरीके का यूफोरिया आ रहा है, ये पहले भी बहुत बार आ चुका है, चाहे वो इंफ्रा में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो। और रियल एस्टेट में तो मतलब आप अग्री करेंगे, वो मतलब मैंने तो जो यूफोरिया देखा था 2004 से 2008 में, वो तो मतलब अलग ही लेवल का था। और उसके बाद जो जैसा उस पे जिससे कहते हैं कि हवा निकली है उस रियल एस्टेट टायर की, तो वो मतलब फिर अब आज तक मतलब 10 साल हो गए, अभी भी देयर आर स्टॉक्स जो या तो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मिला के, या फिर वो गायब हो गए हैं, जिनको पहले कहा जाता है कि ये मिनी एलएनटी है, पुंज लॉयड, अब वो पता नहीं उनका नाम लेवा नहीं बचा कोई। देखिए ना, तो ये बात भी सही है, लेकिन मैं इसमें दोबारा आऊंगा जसप्रीत जी, इसको थोड़ा ओपन अप करेंगे, क्योंकि इस पे हमारे जो इंपीरिकल नॉलेज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। मैं उसको आपसे समझूंगा और दलजीत जी समझूंगा, लेकिन पहले आशीष जी, निफ्टी चल नहीं रहा है, मिड कैप रुक नहीं रहा है, क्या ये यूफोरिया है?
आशीष जी अनम्यूट करिए सर। आशीष जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही, अब बोलिए जी। तो नीरज जी, मैं कह रहा हूँ कि इसको यूफोरिया नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें 3-4 चीजें हैं जिसको स्ट्रक्चरली समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो मिड कैप्स को लेकर हमेशा एक पहले कंसर्न रहता था, वो 3 पार्ट में रहा था कि पहली बात कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के काफी क्वेश्चन रहते थे, जो काफी हद तक आप देख रहे हैं धीरे धीरे कंपनी कहीं ना कहीं समझ रही है कि राइट कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी, लो लीवरेज, एक बहुत ज्यादा अनरिलेटेड कंपनीज में डाइवर्सिफिकेशन, ये मार्केट की एक साइकिल में लोगों को समझ में आ गया कि इस तरह की चीजें जब भी आप करते हैं तो आपके शेयर को सही तरह की मार्केट में रिवॉर्ड नहीं मिलता। और ये अंडरस्टैंडिंग काफी कंपनीज में, काफी स्टॉक्स में मैनेजमेंट को समझ में आ चुकी है और ये चेंज आपको धीरे धीरे दिखने लग गया है। तो आज से अगर से आप बोले पिछले 7-8 साल में क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तरीके में चेंज आया, तो बिल्कुल आया, बहुत ही पॉजिटिवली इसको हम देखने लग गए, क्योंकि राइट कैपिटल एलोकेशन, डेट इक्विटी काफी कंफर्टेबल, एबिटा का कैश में कन्वर्जन और उसी से इंटरनल अप्रूवल के ही थ्रू आप अपने केपेक्स को करना, ये कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बहुत सी मिड कैप कंपनीज ने लर्निंग ली है। दूसरी है टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होना, तो ये भी बहुत एक अच्छा चेंज हमको देखने को मिला कि एक समय पे जहां मिड कैप कंपनीज इस तरह के खर्चों से, इस तरह के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को अवॉइड करके एक काम चला रही थी, वो अब चेंज आ गया और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नीड ऑफ द आवर बन गई, खासतौर पे कोविड के बाद ये सिचुएशन आना शुरू हो गई। और तीसरा, कैपिटल रेज करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि इक्विटी का कल्चर बहुत चेंज हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से QIP आ रहे हैं, किस तरह से राइट इश्यू आते हैं और किस तरह से इनके अंदर में आपको फंड रेजिंग आसान हो गई है। तो आपको हमेशा जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा डेट की तरफ जाकर इक्विटी कल्ट कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। इसकी एक री रेटिंग कहीं ना कहीं हमारी मिड कैप कंपनीज में देखने को मिली। अब जहां तक के अपने प्राइस परफॉर्मेंस की हम बात करें, तो मैं स्मॉल कैप को एक बेस बनाता हूँ। अगर से आप इसको देखेंगे तो 2018 में जो स्मॉल कैप का इंडेक्स था और आज 2023 में हमें दिखता है कि ये 24% का अब्सोल्यूट रिटर्न बना है ये पिछले 5 सालों के अंदर में। अब आप सोचिए कि एक इंडेक्स ने 5 सालों का अब्सोल्यूट रिटर्न 24% दिया है, मतलब उसका कैगर रिटर्न कितना कम आया है एज कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। और इसी वजह से अब ये जो रैली अभी शॉर्टर टर्म में 6 महीना 9 महीने में होती है, तो हमको लगता है कि अरे स्टॉक डबल हो गए, 50% बढ़ गए, 70% बढ़ गए, मोर देन 100% बढ़ गए। बट इसको आप जब लॉन्ग टर्म एवरेज से देखेंगे, जब हमने देखा कि स्मॉल कैप एज अ पोर्टफोलियो या फंड टिपिकली 18-20-22% की कंपाउंडिंग करते हैं, तो ये जो 4-5 साल के रिटर्न है ये काफी कम रहे और अब वहां पर पे आपको एक री रेटिंग शुरू हुई। इसलिए इसका इम्पैक्ट हमारे ब्रॉडर मार्केट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप में आ नहीं रहा है। तीसरी बात है लिक्विडिटी। अब आप लिक्विडिटी को देखेंगे तो किस तरह से इन्वेस्टर्स में, पहली बात तो आपके जो डीमेट अकाउंट है या आपका जो फंड फ्लोज है वो काफी अग्रेसिव हो चुके हैं। साथ ही साथ उसमें भी ये हुआ है कि डेट फंड और लार्ज कैप इक्विटी से पैसा निकल के स्मॉल और मिड कैप फंड की तरफ एलोकेशन शुरू हुआ और ये लिक्विडिटी कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को काफी सपोर्ट कर रही है। तो थोड़ा फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग होना शुरू हुआ, साथ में लिक्विडिटी का एक पॉजिटिव एडवांटेज मिला और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो प्रैक्टिस है इसका भी इम्पैक्ट इन कंपनीज को देखने को मिला। मैं आपको नीरज जी नाम तो नहीं लूंगा, पर आज से 3 साल पहले जिन कंपनीज को हम ये सोच के नहीं लेते थे कि ये थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, और जो कंपनी हमने 150 रुपए पे या 200 रुपए पे इसलिए छोड़ दी कि पता नहीं ये कंपनी क्या करेगी, उसको इवेंचुअली हमने जाके 350 पे खरीदा। जब हमने देखा कि कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी काफी अच्छी हो गई है, कंपनी कैश फ्लो जनरेट करने लग गई है और इसी कैश फ्लो से केपेक्स साइकिल नई शुरू हुई है। तो जब ये चीजों का डेवलपमेंट और चेंजेस आप देखने लगते हो और साथ ही साथ किस तरह के ऑडिटर इन कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, तो सडनली आप देख रहे हैं जो टॉप ग्रेड के अच्छा एक चीज आशीष जी, क्या मैं आपकी बात को क्या ये समझूं कि पिक्चर अभी शुरू हुई है या पिक्चर सही नहीं थी पहले वाली, क्या है ये? बिल्कुल, देखिए पिक्चर सही नहीं थी से ज्यादा था कि पिक्चर पहले एक ट्रेलर था। हाँ। और अब पिक्चर अब शुरू हुई है और ये स्टोरी इंडिया की और जो स्मॉल मिड कैप की अच्छी कंपनी की आने वाले 3-5 साल चलेगी। करेक्शन तो आएंगे नीरज जी, देखिए वो अलग पार्ट है, बट मेरा मानना है स्मॉल और मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस लार्जर कैप से कंटिन्यू रहेगा और अच्छी तरह से बरकरार रहेगा। हाँ, थोड़ा आपको सेक्टर को सही समझना जरूरी है। जैसे आपने केपेक्स की थीम की बात करी, रेलवे की बात करी, तो इस तरह का सेक्टर रोटेशन होगा और उसके लिए तो डेफिनेटली आपको अच्छे कहीं ना कहीं जिसको हम कहते हैं मार्केट एक्सपर्ट फंड मैनेजर, उनकी थोड़ी कहीं ना कहीं हेल्प पड़ेगी। पर ये बात सही है कि सेक्टर एलोकेशन आपने सही कर लिया, ढूंढ लिया, तो स्मॉल मिड कैप में बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आ सकता है।
खेमका जी, क्या है मार्केटिंग पहली, कैसे आप लोग अप्रोच कैसे कर रहे हैं आजकल मार्केट में? आप लोग दिन भर क्या करते हैं? मतलब जैसे हम लोग तो बहुत समय तक देखते रहते हैं कि यार ये हो क्या रहा है इधर, तो आप लोग कहते करें यार ये टाइम पास मत करो, चलो बढ़िया स्टॉक ढूंढते हैं, मिड कैप आइडिया कुछ, या कोई बड़े वाले भी चल रहे होंगे वहां ढूंढते, क्या इस समय अप्रोच क्या मार्केट का आपका? जी जी नीरज जी, देखिए अभी जो पैनलिस्ट बोल रहे थे मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। मार्केट में हमने देखा, नहीं एक मिनट रुकिए खेमका जी, हमारे 3 पैनलिस्ट ने अलग अलग व्यू दिए हैं, आप किससे सहमत? सबसे नहीं सहमत हो सकते, आप क्लियरली बताइए। सबसे तो थोड़ा थोड़ा सबसे सहमत और सबसे ज्यादा ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। सहमत हूँ, सबसे ज्यादा आशीष जी से सहमत हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से अभी तो मार्केट जस्ट ओपन अप हुआ है। अगर आप देखें तो जो पिछले कुछ सालों में जितना डिसरप्शन हुआ, जनरली अगर आप देखें तो डिसरप्शन में हम यही कहते हैं कि लार्ज कैप जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है वो उन्हें विथस्टैंड करने के लिए काफी समर्थ होते हैं। और जो हमने देखा भी, चाहे वो कोविड की बात करें, अगर हम उससे पहले पास्ट में जाएं तो राइट फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, आप कोविड और ये सब को लेकर अगर आप देखें तो लार्ज कैप्स में हमने देखा बहुत ही नैरो पार्टिसिपेशन था मार्केट में। एक टाइम था जबकि इवन आप निफ्टी 50 की भी बात छोड़ दीजिए, निफ्टी में सिर्फ 15 स्टॉक्स थे जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते थे और पूरा मार्केट कुछ नहीं करता था। तब आपके पास क्या काम था? इन्हीं 15 स्टॉक्स में आप प्ले करते रहिए। अब ये वो मौका आया है जब मार्केट हैज ओपनड अप, और ये क्यों हो रहा है आप ये समझिए, क्योंकि इकोनॉमी में एक अच्छी ग्रोथ आई है जिसकी वजह से जो ब्रॉडर कंपनीज है उन्हें पार्टिसिपेशन करने को मिल रहा है इन द ग्रोथ। अब आप स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एक बार छोड़ दीजिए, बट अगर आप अर्निंग्स की बात करें तो ये जो पिछले कुछ साल जो मुश्किल के थे, ये जो इंडियन कॉर्पोरेट्स को एक बहुत बड़ा जो हेल्प किया हुआ है उन्हें बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, चाहे आप वो इंफ्रा स्टॉक्स की बात करें, चाहे आप वो पावर सेक्टर स्टॉक्स की बात करें, चाहे आप वो रियल एस्टेट कंपनीज की बात करें, चाहे हम वो होटल्स हॉस्पिटल्स की बात करें, सबने अपना डेट कम किया है, सबने अपना लेवरेज कम किया है, सबने अपना ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज इंप्रूव किया है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज है जिनके रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट आता है, फिर चला जाता है, तो उनके मार्जिन अप एंड डाउन होते हैं, मगर हमने देखा है जो ओवरऑल जो एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है जिसका बेनिफिट आपको ये ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन में दिखने को मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड ग्रोथ हमने देखा। गवर्नमेंट ने भी बहुत एक शिफ्ट किया फोकस, जो इंडिया सर्विस लेड इकोनॉमी था उसे वहां से इंजन को थोड़ा सा शिफ्ट किया कि आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए। और ये मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है कि आप नॉट ओनली जो मेन कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है उसको बेनिफिट मिलता है, उसके साथ एक इकोसिस्टम होता है जो पूरा एंसिलरी यूनिट होती है जिसे पूरा बेनिफिट मिलता है, जॉब क्रिएशन होता है। अगर एक सर्विस कंपनी को एक्सपोर्ट्स ऑर्डर मिलती है जितना जॉब नहीं क्रिएट होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जितना अगर ऑर्डर बुक मिलता है उससे काफी मल्टीपल टाइम्स जॉब क्रिएशन होता है, काफी मल्टीपल कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। तो ये सबको देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने देखा पिछले 2 सालों में, और यहाँ से अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी पिछले अगले 3-4 सालों में, तो डेफिनेटली ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, आप देखिए कितने नीश सेक्टर्स हैं जहां पे मार्केट लीडर इटसेल्फ एक स्मॉल कैप या एक मिड कैप कंपनी है, जहां पे लार्ज कैप में उस सेक्टर का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। डिफेंस में आप एक L&T बोलेंगे, लेकिन वो कैपिटल गुड स्पेस में सबसे बड़ा प्लेयर है, डिफेंस एक बहुत छोटा उसके लिए स्पेस है। आप हाउसिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स बात करें तो लार्ज कैप में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बोले तो कोई लार्ज कैप स्पेस नहीं है। आप ऐसे बहुत सारे टेक्सटाइल्स, पेपर, शुगर, ये सारे सेक्टर्स लार्ज कैप में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं। और ये सारे सेक्टर्स है जहां पे की ग्रोथ आ रहा है, चाहे मतलब आप गवर्नमेंट स्कीम्स बोल लीजिए, चाहे एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल बोल लीजिए। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली जो अगले 4-5 साल है, 3-4 साल है, अगर आप देखें तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल हमें ब्रॉडर मार्केट के लिए दिखता है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक अच्छी मूव आई है मार्केट में, मिड कैप्स में, लार्ज कैप्स में, तो मतलब कितना थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। खेमका जी, शॉर्ट टर्म का मतलब कितना टाइम? अगले 2-3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। और मीडियम टर्म कितना होगा? मीडियम टर्म सर 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म 2 to 3 years। सर ये देखिए ना, मैंने कुछ नहीं कहा, डेफिनेशन कैसे चेंज हो रही है ये मैं साबित करना चाहता हूँ। अब मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं 2-3 शोज करता हूँ जिसमें कॉलर्स जुड़ते हैं, लोग लाइव आते हैं, अपने सवाल पूछते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 100 कॉलर एड्रेस किए तो उसमें से शायद 5 या 4 होंगे, 3 होंगे मे बी, जिनका व्यू 5 साल से आगे का हो। 50 ऐसे होंगे जिनका व्यू सिर्फ 1 साल के तक मैक्सिमम, मतलब आप उनको कितना भी बताओ 1 साल से आगे वो सोचते ही नहीं, उनको लगता है 3-6 महीने बताओ मेरे को बस।
कुछ लोग हैं जो अच्छा 2-3 साल के लिए आप बता दो, उसे उनको बोलते हैं नहीं थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा करो। नहीं, टाइम फ्रेम क्या मतलब, साल भर बहुत है, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साइकी चेंज हो रही है, जो इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टर की जो मानसिकता बदल रही है, मार्केट शायद उसके हिसाब से भी अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर है वो फंसने के लिए तैयार नहीं है। उसको भी मालूम है कि अगर देर तक रुके तो फंस जाएंगे, तो इसलिए वो 2 रुपये में पैसा काट लेगा अपना। मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, आज दिन के 5,000 बन गए बहुत है मेरे, अब आप अपना देखो, कल की दुनिया कल देखी जाएगी। द चेंज इज कॉन्स्टेंट एंड वी हैव टू एड्रेस दिस चेंज, है ना। जसप्रीत जी बताइए, ये मिड कैप इन्वेस्टिंग क्या है? ये जो बदलता हुआ तो परिदृश्य आपके सामने में रखो, रियलिटी आप किसी भी सिंपोजियम में, कॉन्फ्रेंस में पूछिए, आप साल भर से ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये कैसे एड्रेस कर रहा मार्केट अपने आप में? तो आपका सवाल है कि ये जो मिड, जैसे दार जी का था, मैं एक मिनट जसप्रीत जी, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। पहले रेलवे स्टॉक या फर्टिलाइजर स्टॉक की रैली साल में 1 हफ्ते की होती थी, बजट से पहले। अब वो चले जा रही है ना, बदल थोड़ा सा चेंज आया उसमें। और उसमें जो भी हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, आता जाता रहता है। मुझे नहीं लगता कि आरवीएनएल जैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, कि कोई 20 रुपए से घुसा होगा और अभी तक खड़ा होगा, वो उसने दिन में 5-6 बार ट्रेड कर लिया होगा अब तक वो। ये जो चेंज आ रहा है ना मिड कैप में, शायद ये मिड कैप की स्ट्रेंथ बन रहा है कि भाई गिरने नहीं दूंगा मैं, आप मुझे फंसा नहीं सकते हैं। अब आप मुझे समझाइए कि जो मिड कैप की जो आजकल जो फैशन में है, चेंज आ रहा है, इसको कैसे लोग एड्रेस कर रहे हैं, क्या उनके लिए लर्निंग है? तो डेफिनेटली ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैलिड है कि अभी जो स्टॉक्स में जो तेजी बोल लीजिए या उसका अप्रिसिएशन है, वो लंबे समय तक टिक रहा है। और मेरे ख्याल से उसका एक लेवल तक रीजन ये भी है कि मार्केट में जो जिस टाइप के ऑडियंस है, चाहे वो पीएमएसएस हो, चाहे एडवाइजर्स हो, चाहे एचएनआई रिटेल हो, उनको मतलब वो एक ऑडियंस अभी भी रहेगी जो डे ट्रेडर्स बोल लीजिए या शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बट एक कल्ट जिसे आप बोलते हैं, आज के दिन में देयर आर इनफ एचएनआई, फेमस एचएनआई इन्वेस्टर्स इन इंडिया, जो पहले जो अपने आप में जिन्होंने बताया कि अपने स्टॉक मार्केट में कैसे वेल्थ बना के अपने आप को इंडिपेंडेंट हम बोल सकते हैं, राइट, और उससे वेल्थ बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे उदाहरण, किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो जो कल्ट है उसमें उसकी जो फैन फॉलोइंग बोल लीजिए, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न बोल लीजिए, उसे काफी लोगों ने बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो काफी उसको फॉलो किया है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप एंड सो मच थिंग्स, वो सारा उसका ये पॉजिटिव साइड है कि सब उसको इक्विटी एज अ वेल्थ क्रिएशन टेक्निक या एज अ इंस्ट्रूमेंट अब लोग पहचान रहे हैं। तो क्लियरली टेक्सटाइल्स हो, पेपर हो, शुगर हो, होटल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सिंस इस पे चर्चा हो रही है। और वो एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे पता है मैं थोड़ा पुल अप कर रहा हूँ आपका एक सवाल, बट एक ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें लगता है कि ये वो एक दौर था सिक्लिकल, 2-4 महीने, 2 क्वार्टर, बट हमारा ऐसा मानना है कि ये शायद 2 साल का इस बार अप साइकिल रहेगा। होटल और रिलेटेड जो उसके जो एंटरटेनमेंट बोल लीजिए या उसका जो रिलेटेड स्पेसेस है, बिकॉज वो कंज्यूमर सेमी डिस्क्रिशनरी एक जो स्पेस है उसके अंदर आता है। तो ये सब चीजों की वजह से इन सब चीजों की वजह से मुझे लग रहा है कि ये सब लंबे समय तक रहने वाला है। और जहां पे मैंने पहले मिड कैप और स्मॉल कैप्स में थोड़ा सतर्क रहने की बात की थी, उसमें ये जरूर है कि हम कहीं पे भी अगर व्यू लेते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म ही 1 साल होता है, मीडियम टर्म 2 से 3 साल और लॉन्ग टर्म 5 साल। तो हमारा, जस्ट टू क्लैरिफाई, हमारा वो एक ये तो सर स्टैंडर्ड है, ये तो स्टैंडर्ड है सर। लेकिन आजकल लोग क्या है ना, उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म तो इंट्राडे है 3:30 बजे तक, है ना, और मीडियम टर्म में वीकली एक्सपायरी और लॉन्ग टर्म में मंथली एक्सपायरी, गेम ओवर। इसके आगे अपन को सोचना नहीं, बाद में देखा जाएगा जब होगा। दलजीत जी, एक क्वेश्चन आपसे समझ लूँ, फिर मैं एक दूसरे विषय पे जाऊंगा। ये जो मिड कैप इन्वेस्टिंग है ना, मतलब बहुत सारे, मैं फंड मैनेजर, एचएनआई, इन सबको जानता हूं। पहले था कि 80% पोर्टफोलियो कोर पोर्टफोलियो बड़े बड़े स्टॉक, 20% में इधर छोटे बड़े। अब वो उल्टा हो गया है, अभी 20-25% में बड़े वाले, बाकी 75% में छोटे में खेलना है, क्योंकि इधर पैसा ज्यादा बनता है, इधर ग्रोथ ज्यादा है। क्या मिड कैप इन्वेस्टिंग यही है क्या?
नहीं, देखिए नीरज जी, पहले मैं आपकी एक दो बातों का जवाब दूं। मैं सुन रहा था, सब अपने पैनलिस्ट बात कर रहे थे। एक तो सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि मुझे इस लाइन से बहुत डर लगता है कि पिक्चर अभी शुरू हुई है। जब शुरू होती है ना बात, इसके बाद फिर बहुत पिक्चर बड़ी गड़बड़ा भी जाती है बहुत सारी। सर आजकल वेब सीरीज चल रही, पिक्चर में कहाँ है सर, अब तो बिंज वॉचिंग है 6-6 तो घंटे इस की। पे थोड़ा मुझे ये इसलिए, क्योंकि होता है कि हम लोग नॉर्मली बह जाते हैं जो चीज जिस समय चल रही होती है। अभी देखिए, दो चीज पहले 2008 में जब मार पड़ी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद लगभग एक कंसेंसस वर्ल्ड ओवर बन गया कि वी हैव टू बाई क्वालिटी एट एनी प्राइस। बाप जिसको बोलते थे, बाई एट एनी प्राइस। वो पिछले 10-12 साल तक लगातार चलता रहा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम थी। तो इवन इफ आपकी कंपनी ग्रो कर रही है 5-10-15% से, आप उसको पी मल्टीपल 50 का, 60 का, 100 का दे रहे हो। तो वहां पर जो ट्रेडिशनल कन्वेंशन था कि पी मल्टीपल को ग्रोथ के साथ जोड़ के देखना चाहिए, वो खत्म हो गया। तो इसलिए आपने देखा कि एमआरएफ जैसे स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गए, पेज इंडस्ट्री, ये सब इस टाइप के स्टॉक चले, तो वैल्यूएशन कहीं भी पहुंच गया। अब जब ये नया दौर शुरू हुआ कोविड के बाद, तब लोगों को ये समझ में आया कि भाई अल्टीमेटली हम किस चीज का पैसा दे रहे हैं। तो ये जो थॉट, और अब इतने बीच में जो लाइक अगर आप देखेंगे कोविड के पीरियड तक 67% ऑफ द वर्ल्ड वाज इन जीरो और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। लोगों के पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी ही नहीं, और वो एक साल में 0 से 5%, 5.5% पहुंच गई। तो अब समझ में आया कि भाई अब तो हमको जो है देखना पड़ेगा वैल्यूएशन क्या है और उसकी ग्रोथ क्या है। तो अब जो थीम चेंज हो रहा है, जो एक ब्रॉड थीम चेंज हो रहा है, वो ये हो रहा है कि क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस या ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। गार्प, बाप से गार्प पे आ गए। तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस में फिर ग्रोथ जो आएगी वो तो फिर छोटी कंपनी में आएगी, क्योंकि अगर आप 20,000 करोड़ की कंपनी है तो आप 10% ग्रो करने के लिए आपको 2,000 करोड़ बढ़ना पड़ेगा। और आप 200 करोड़ की कंपनी है तो आपको 10% बढ़ना है तो केवल 20 करोड़ ही है, तो आप तो आराम से 50 करोड़ बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ सब कुछ है। तो इसके लिए मिड कैप इन्वेस्टिंग अब यहाँ का थीम रहने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मिड कैप एक इतना बड़ा सेक्टर है और इतना हेट्रोजीनियस सेक्टर है कि उसको एक लाइन में या एक ही ब्रश से नहीं पेंट कर सकते। उसमें बहुत सारे सब सेगमेंट रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी। आशीष जी ने भी बात करी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत सुधर गया है। हाँ, सुधरा है, बट बहुत सुधर गया है। शायद आपको अच्छे लोग मिले होंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बट अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी भी उसी धर्रे पे चल रहे हैं। तो वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, आपका सिलेक्शन का तरीका है। जैसे हम लोग बहुत उसको पूरा महत्व देते हैं, कोई लोग उसको कम महत्व देते हैं, तो वो जैसा आप महत्व दोगे उसके हिसाब से आपको वो मिल जाएंगे। ठीक, ये सेक्टर रोटेशन एक और बड़ा जो थी। अभी जो आपने बात की कि जो बच्चे लोग आ रहे हैं और जो हमको सिखाते हैं कि भाई आप तो 30 रुपए में मना कर रहे थे, 3 महीने में वो 100 रुपए हो गया और मैं 3 बार लेकर के रोटेट करके 3 गुना पैसा बना गया। तो वो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि एक तो नॉलेज बेस, इंफॉर्मेशन बेस इमीडिएट हो गया, लाइव हर चीज अवेलेबल है। तो यू डोंट हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट टू नो कि रेलवे में क्या हो रहा है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, कि क्या होगा। लेकिन उसमें यूफोरिया होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल आपके ही चैनल पे हो रहा था ये चंद्रयान का जो चल रहा था। बहुत बड़ी बात है देश के लिए, सब बहुत अच्छी बात है, हम भी उसमें बहुत खुश हैं। लेकिन आप देखिए, कंपनी उसमें थी जिसने कुछ पार्ट्स उसके लिए दिए हैं। हाँ। उस कंपनी का अपना ये कहना था कि मेरा डिफेंस से पूरे साल का 70 से 80 करोड़ रुपए आए, और उसकी मार्केट कैप पिछले 3 दिन में 2,000 करोड़ बढ़ गई। यस, 670 करोड़ का उसका था कि मैंने पूरे साल का कुछ अगले 2-3 साल में मैं 500-600 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर आ सकता है जी। चंद्रयान की पूरे की कीमत 615 करोड़ है और मार्केट कैप क्या हुई, 50,000 करोड़ बढ़ गई। हाँ। तो ये यूफोरिया। अब इसमें क्या है, तो जो बच्चे लोग या जो लोग भी ट्रेडर जो भी लिए, वो तो पैसा कमा के निकल गए। तो उसके बाद वो बोले भाई मेरा तो पैसा हजम हो गया ना, अभी इससे आपकी लॉजिक को रखो आप अपने पास। मैंने कमा लिया अपने पास, मेरा हो गई कमाई, राइट। अब हम जैसे लोग कहेंगे कि नहीं हमको तो, क्योंकि हमें लेकर के रख के 2 साल बाद बेचना है, तो 2 साल बाद तो ये भाव रहेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए ये थोड़ा जो मोमेंटम जो वाला जो गेम है ये थोड़ा चल रहा है। और हमारा मार्केट भी कुछ इस तरीके का हो गया कि 90% डेरिवेटिव्स की तरफ और डे टू डे ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है। एग्जैक्टली दलजीत सर,
बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा हमने, इस पे तो बहुत लंबा एक शो भी किया था, 1 घंटे में उसमें बात भी की कि 614 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट और उसको एक स्क्रू सप्लाई करने वाली कंपनियों ने 50,000 करोड़ का मार्केट कैप एक दिन में क्रिएट किया है। और बाकायदा लोगों ने अपनी प्रेस रिलीज भेजी हमें कि भैया हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, बताना मत भूलना। मैं ये इसको किसी बैड वे में नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर आदमी, ये पूरा इकोसिस्टम ही वैसा बन गया है कि जिसका भी था उसने बताया और उसका स्टॉक चला भी, लोगों ने खाया बनाया निकल लिया। बाकी आप देखिएगा तो जो टेक्निकल भाषा में कहते हैं ना कि एक गैप बन गया है, अब वो गैप कैसे फिल होगा, वो जब फिल होगा तो आशीष जी देखेंगे अपना कैसे फिल होता है। लेकिन ये एक तरीका इस समय बन गया है और शायद मार्केट में हमको इसको देखना, डील करना चाहिए। तो जो हमारे गेस्ट आपको समझा रहे हैं ना, इसको मजाक में मत लीजिएगा, बहुत सीरियस इशू है क्योंकि पैसा आपका लगेगा। तो बहुत सावधानी रखनी है आपको, आंखें खोल के रखनी है आपको, वो चाहे आप HUL खरीदिए या RVNL खरीदिए, आंखें खुली रहनी चाहिए क्योंकि पैसा आपका लग रहा है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और 2 बहुत महत्वपूर्ण इशू हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और स्टॉक भी तो लेना है मुझे आशीष जी से और खेमका जी से। अड्डा वीकेंड में कि मिड कैप की जो रैली चल रही है इसको कैसे एड्रेस किया जाए और अप्रोच क्या होना चाहिए आपको मार्केट को लेकर के। हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम थोड़ा सा बात करेंगे स्टॉक पिक क्या होते हैं और साथ ही जियो फाइनेंशियल्स में क्या हो रहा है। तो देखिए जियो फाइनेंशियल्स में जब वो लिस्ट हुआ तो उसके बाद से उसमें लगातार लोअर सर्किट्स लगे। और क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि जो इंडेक्स फंड थे उनको बेचना था, तो उसकी वजह से वो बार बार सेलिंग प्रेशर की वजह से बिक रहा था। एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक करीब 15 करोड़ के आसपास शेयर वो जो पैसिव फंड होते हैं उनके बिकने थे, तो इसीलिए लगा। अब वो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वो ओवर हो गई, इसीलिए शुक्रवार को उसमें आपने देखा होगा कि वो लोअर और अपर दोनों लगाने के बाद बीच में एकदम फ्लैट सा बंद हुआ है। और अभी वो T2T सेगमेंट में, जिसका मतलब ये होता है कि आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, अगर आपने बाई किया है और आपने सेल किया तो आपको देनी पड़ेगी, ट्रेडिंग नहीं हो सकती उसमें। और 10 ट्रेडिंग सेशन के बाद वो T2T से बाहर आएगा और उसके सर्किट फिल्टर पे एक्सचेंजेस वगैरह रिव्यू करेंगे। तो ये तो एक बेसिक टेक्निकल चीज हमने बताई। सिद्धार्थ जी, ये जो जियो फाइनेंशियल में पूरा कुछ हो रहा था, अब क्या इसका आगे कैसे चलेगा, ये क्या हो रहा था उसमें? देखिए नीरज जी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल अगर आप देखें तो पूरा इसी सिचुएशन को लेकर है। जो कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो फंडामेंटल ड्रिवन नहीं है, ये एक डिमांड सप्लाई है। कंपनी एक इंडेक्स स्टॉक से डीमर्ज होके मिली, अब वो सारे इंडेक्स फंड के को अलॉटमेंट हुआ और ना कि इंडेक्स फंड्स। अगर आप देखें तो सम ऑफ द ग्लोबल फंड, चाहे वो FTSE का फंड हो, चाहे वो MSCI का फंड हो, अब ये सबको ये शेयर्स मिला है। अब या तो कोई इन्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे। इंडेक्स फंड से तो अब हमने जो BSE और NSE ने कहा है कि ये इनको अपने इंडेक्स से द डे ये सर्किट नहीं लगेगी उसके बाद ये इसको इंडेक्स से निकाल देंगे, तो डेफिनेटली एक राउंड ऑफ सेलिंग आएगा। बट ऐसे बहुत सारे अदर शेयर होल्डर्स हैं जिनका डेटा शायद हमारे पास नहीं है, जो शायद उसे या तो बेचना चाहे या तो बहुत सारे ऐसे भी शेयर होल्डर्स हो जो उसे खरीदना चाहे। अगर इसकी कोर बिजनेस की बात करें तो बल्क ऑफ द जो वैल्यूएशन है आज उसके जो ट्रेजरी शेयर है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो 6% से ज्यादा स्टेक वो होल्ड करते हैं, उससे मिलता है। और कोर बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुआ है, बहुत ही नेसेंट स्टेज में है। चाहे अगर आप वो लेंडिंग बिजनेस की बात करें, इंश्योरेंस में उन्होंने अभी अब जस्ट टाइप किया है, म्यूचुअल फंड बिजनेस में वो घुसना चाहते हैं, ब्लैक रॉक के साथ ग्लोबल एक फंड के साथ टाइप किया है। तो ये अगले 3-4 सालों में बिजनेस उभर के निकलेगा जहां पे आप इसको एक प्रॉपर वैल्यूएशन दे पाए। अभी तो फिलहाल मैं इसे कहूंगा कि एक होल्डिंग कंपनी है और उसमें जैसे एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी लगाते हैं, उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो वैल्यूएशन कहीं ना कहीं कितना आप डिस्काउंट देते हैं और जो बाकी जो एसेट्स जो रिलायंस ने साथ में अपने साथ इस कंपनी में डीमर्ज किया है, जो लिक्विड एसेट्स हैं, उसको अगर आप कितना मल्टीपल देते हैं, ये 180 से 200-220 तक का एक रेंज हमें दिखता है जो वैल्यूएशन दिखता है। और आज कोइंसिडेंटली उसी के बीच में आके मार्केट में उसकी सर्किट खुली है। तो हमारा कोई लॉन्ग टर्म व्यू अभी है नहीं, जैसे मैंने बोला कि बिजनेस अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, हमने कोई उस पर कॉल या व्यू दिया नहीं है। बट ये मोटा मोटी जो व्यू बैठ रहा है रिलायंस जियो फाइनेंशियल पे, वो ये बैठता है। अब यहाँ पे डिमांड सप्लाई और थोड़े दिन लगेंगे, जब ये T2T से भी बाहर निकलेगा तब थोड़ा और स्पेकुलेटर्स भी इसमें आएंगे। टेक्निकल एडजस्टमेंट यहाँ पे होता रहेगा, शेयरों का पैसिव फंड्स उसमें बेचेंगे क्योंकि वो इंडेक्स से बाहर हो रहा है, फिर कोई लेगा कोई बेचेगा, ये एडजस्टमेंट टेक्निकली चलेगा। और इसीलिए आप देख रहे हो पिछले 3-4 दिनों से जैसे स्टॉक में वो स्थिति बनी और ये शायद अगले हफ्ते भी ऐसे ही कंटिन्यू रह सकती है। इसमें किसी प्रकार का भी
इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ये आपका अपना फैसला है। डिस्क्लोजर है हमारा, क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारी ओनर कंपनी है ये, तो आप कोई भी फैसला लें तो अपने हिसाब से ले। अब आते हैं वापस, जो प्रॉमिस किया था हमने कि स्टॉक बताएंगे। सिद्धार्थ जी बताइए, 2 स्टॉक कौन से हैं जो हमारे निवेशकों को आप सुझाना चाहते हैं? जी, इस ऐसे एनवायरनमेंट में 2 स्टॉक चुना है मैंने। एक तो थोड़ा डिफेंसिव साइड में है, वो है मैक्स हेल्थ केयर। हॉस्पिटल स्पेस में एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी ने 21 सिटीज आइडेंटिफाई किया है जहां पे वो फोकस करती है अगले 3-4 सालों के ग्रोथ के लिए। एबिटा मार्जिन की अगर बात करें तो Q1 में 26% एबिटा मार्जिन उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया, जो कि काफी इंप्रूवमेंट है। और यहां से भी कहते हैं कि अब यहां से भी और भी थोड़ा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ओवरऑल 3,500 बेड्स ऑपरेट करते हैं और इसके ऊपर 1800 और बेड्स एडिशन होंगे जो अगले 2-3 साल का उनका जो ग्रोथ प्लान है। तो हमें लगता है काफी बेटर है। अर्निंग्स ग्रोथ 20% प्लस का हमारा अनुमान है FY 23 से 24 का। बेड एडिशंस भी काफी होंगे, जो रियलाइजेशंस है और मार्जिन्स है ये भी काफी बेटर है। तो हमें लगता है वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। हमारा 1 साल का टारगेट 650 का है। जो दूसरा स्टॉक है वो न्यू एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाई ग्रोथ सेगमेंट है, वो है जोमेटो। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है रिसेंट क्वार्टर्स में। Q1 में कंपनी नेट जो प्रॉफिट है पैट लेवल पे भी प्रॉफिटेबल टर्न हो गया है, जो कि अपने खुद के गाइडेंस में Q4 तक उन्होंने करना था, ये Q1 पे ही कर चुके हैं। और मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है 40% प्लस ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए इन द कोर बिजनेस। इसके साथ ही ब्लिंकिट में भी देखा हमने इंप्रूवमेंट हुआ है, ग्रोथ आ रही है। और हमें लगता है कि जो जोमेटो है काफी लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो है ही, नियर टर्म की बात करें तो काफी इवेंट्स हैं इंडिया में। वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, जिससे भी जो इन हाउस डाइनिंग और जो घर से बाहर हम रेस्टोरेंट जाते हैं दोनों को केटर करता है जोमेटो, उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हमें लगता है अगले 2 सालों में नेट लेवल पर कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी। FY 24 में 1.3 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट आएगा और FY 25 में तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेटर इंप्रूव होके ऑलमोस्ट 8 बिलियन रुपीस का हमारा अनुमान है। तो हमें लगता है कि ये 2 स्टॉक देखना चाहिए। जोमेटो हमारा 1 ईयर टारगेट 110 का है। सिद्धार्थ जी, जोमेटो भी एक सवाल आपसे हो रहा है, ये इसको लेकर के बहुत सारे चर्चाएं, सवाल जब से लिस्ट हुआ तब से होती रहती है, इसमें बड़े फंड आते जाते रहते, ये सब भी होता रहता है। और हालांकि मैनेजमेंट ने अब काफ़ी अपने आप को चेंज किया है, अब वो ध्यान उनका वापस आ गया कि नहीं प्रॉफिट कमा के दिखाना, वरना बाजार पसंद नहीं करेगा उसको। लेकिन अभी भी जिस तरीके से उन्होंने इस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाया कि वो टैक्स का एडजस्टमेंट ले लिया, प्रॉफिट दिखा दिया, ये अभी भी मन में थोड़ा सा रहती है शंका कि ये वाकई मतलब सीरियस है, या अभी भी वो मतलब जो यंग प्रोमोटर हैं तो उनको लगता है कि सब ऐसे ही चलता है। नहीं, देखिए नीरज जी, डेफिनेटली एक शंका थी मार्केट में, अभी भी है। मैं नहीं कहूंगा कि शंका चली गई है, बट एक जो इंटेंट था, जब अगर आप देखें चाहे वो जोमेटो की बात करें चाहे वो पेटीएम की बात करें, तो जब वो मार्केट में आए थे उनका एटीट्यूड था कि हमें सिर्फ ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे। मार्केट में आने के बाद उन्होंने सीखा कि यस प्रॉफिट्स दिखाना है, थोड़ा एडजस्टमेंट्स चल रहा है, बट हमें लगता है कि ऑन अ रिपोर्टेड बेसिस कंपनी बाय Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर FY 24 में एबिटा पे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी, चाहे वो विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स। तो वो एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर आप देखें तो जोमेटो ने अपने प्राइसेस रेज किए हैं, डिलीवरी चार्जेस हाइक किए हैं, जो वो प्राइस चार्ज करते हैं अपने रेस्टोरेंट पार्टनर से, वहां पे भी रियलाइजेशन इंप्रूव किया है। तो ये जो ओवरऑल जो ड्राइव है ये प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ जाने के लिए है। और जो अनरिलेटेड जो स्पेंडिंग था, जो कैश बर्न होता है स्टार्टअप्स का, वो काफी कम हुआ है। डेफिनेटली एक रिस्क होता है इन सब कंपनीज में, अगर कोई नया प्लेयर आता है, कंपटीशन आता है, तो वो कैश बर्न की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वापस थोड़ी सी डिले हो सकती है और स्टॉक प्राइस पे वापस इंपैक्ट आ सकता है। बट अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के नाम अगर आप बोले तो कुछ बाइंग हो रही है, कुछ सेलिंग भी हो रही है। और हमने अभी आज ही न्यूज पढ़ रहे थे कि कुछ शायद सॉफ्ट बैंक का सेलिंग आ सकता है मंडे को जोमेटो में। 2-3 और बायर्स हैं जो कि ब्लिंकिट के एक्विजिशन की वजह से उन्हें शेयर्स मिला है, और उनका जो लॉक इन पीरियड है वो आज फ्राइडे खत्म हुआ है। बट हमें लगता है कि ये जो अगर आप मार्केट में देखें पिछले कुछ दिनों में जो बड़े जो पुराने इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं, उसके सामने जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत काफी बेटर डिमांड है और ओवरहैंग खत्म होता है, स्टॉक प्राइस में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है। जी, तो एक अपॉर्चुनिटी है। एक दिन हम इस पर शो ही करना चाह रहे थे कि कोफोर्स से पूरा माल बेच के निकल गया, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर था। ये भी अपने आप में एक बहुत दलजी जी देख रहे हैं ना आप, यही मैं आपसे कह रहा था कि नए जमाने में बहुत डिफरेंट चीजें चल रही हैं इसमें, तो उसको भी एक दिन डिटेल में समझेंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आशीष जी के बाद जाऊँ, स्टॉक में थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखते हैं। मैं जसप्रीत जी समझना चाहता हूँ, जसप्रीत जी कोई ऐसा सेक्टर आपको इसमें लगता है जो सबसे राइजिंग हो, विदाउट नेमिंग स्टॉक,
कि आपको लगता है ये सेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, इस पर ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये मतलब अभी जो डिस्कशन चल रहा था उसी से रिलेटेड है। तो डिस्क्लेमर फर्स्ट, मतलब कि ये जो सेक्टर जिसे हम थीम बोले, सेक्टर बोले, ये हाई रिस्क के हिसाब से इसको लेना चाहिए, स्टैगर्ड बाइंग से के हिसाब से रखना चाहिए, विच मीन्स अगले कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक बाइंग करेंगे तो बेहतर रहेगा, और कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेंगे तो बेहतर है, राइट। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो कुछ नया नहीं है, वो है ये प्लेटफॉर्म कंपनीज, या जैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज बोलते हैं, चाहे वो कंज्यूमर टेक हो, फिन टेक हो, लाइक ट्रैवल टेक हो, वो सारी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें ऑब्वियसली चॉइसेस रहेंगी, बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर बहुत सिंपल करके एक सजेशन दूं तो इसको बास्केट अप्रोच ली जा सकती है। इसमें जितने भी नाम है, जितने भी लिस्टेड नाम है, सब अपने आप में लीडर है, राइट। अभी फिलहाल नंबर 2 या उसके टक्कर का भी खिलाड़ी लिस्ट नहीं हुआ है इन सारी स्पेसेस में, अगर आप देखिए तो फिलहाल बास्केट लेके चलेंगे तो अच्छा है। उसकी क्विक रीजंस बता देता हूँ कि इस समय जो 2 साल पहले जो माहौल था, जब ये सब लिस्ट हुए थे, तब इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल बॉटम में थे, और माहौल ऐसा एकदम उसके बाद से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते गए और ये सारे स्टॉक्स अंडर प्रेशर रहे। आज माहौल ऐसा है कि इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन पीक पे हैं, होपफुली अगले 1 साल में ये कम से कम 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स नीचे आएगा, और इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहती है इन प्लेटफॉर्म कंपनीज की टू द मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट्स। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिद्धार्थ जी ने बोला काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का डायरेक्शन दे रही है, एबिटा हो, नेट प्रॉफिट हो, कैश फ्लो हो, और वो बहुत क्लियर क्वार्टर बता रही है कि किस क्वार्टर में वो टारगेट कर रही है, और काफी समय ऐसा हो रहा है कि वो पहले से ही अचीव कर पा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो गई है, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो गए, वो किस तरीके से हर क्वार्टर में आके अपना पूरा बताते हैं कि मूवमेंट कैसा हो रहा है उनके मार्केट शेयर का, उनके मार्जिन का, वो बहुत इंप्रूव हो गया है। एंड लास्टली, जैसे आपने एकदम सही पकड़ा, ये जो अभी हुआ है मिड कैप आईटी कंपनी का जो कल हुआ ओवरहैंग, लेट्स से बेरिंग्स ने अपना माल बेच दिया, उसके बावजूद स्टॉक 9 से 10% चल गया है। वो भी कहीं ना कहीं इन सारी कंपनीज पे ओवरहैंग धीरे धीरे चला जाएगा। जब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि जब वो बड़ा ब्लॉक का जो ओवरहैंग है वो चला जाएगा, चाहे वो 1 क्वार्टर बाद हो या 1 साल बाद हो। एक बार जैसे वो एक ट्रिगर आएगा कि इसमें ओवरहैंग नहीं है, वहां से ये एक बड़ा मूवमेंट ले सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे 3 साल या ज्यादा का व्यू ले, बट इसमें हमारे हिसाब से एक सुपर नॉर्मल रिटर्न्स बनने की बहुत संभावना। लंबा व्यू लेंगे तो बनेगा। अब थोड़ा अपना सर खुजलाइए, मेहनत करिए, हमने आपको नदी के पास पहुंचा दिया है, बाल्टी निकालिए, पानी भरिए और पी लीजिए। और रेडीमेड पानी चाहिए तो आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी बताइए फटाफट 2 स्टॉक कौन से? तो नीरज जी, सबसे पहले डिस्क्लोजर दूंगा कि ये स्टॉक हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में, और जो रिकमेंडेशन है ये बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, पर स्टॉक के डिस्कशन हमें स्टॉक अच्छे लगते हैं और पोर्टफोलियो में हम रखते हैं। तो हम जो प्ले कर रहे हैं स्टॉक, एक है KEI इंडस्ट्रीज, जो हमें काफी पसंद है, काफी समय से हमारे पोर्टफोलियो में है, KEI और पॉलीकैब जैसे स्टॉक। और हमें लगता है कि ये जो पूरा इंफ्रा का केपेक्स का जो थीम है, जिसमें अभी गवर्नमेंट ने कहा इस साल बजट में करीब 10 लाख करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट की बात की है, और ओवरऑल जो केपेक्स साइकिल चल रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हमने बात की कि GDP का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग से करीब 25% आना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था पूरे केबल एंड वायर सेगमेंट में, और उसमें KEI करीब 8% का मार्केट शेयर रखता है, और साथ ही साथ ये करीब $9 बिलियन का डोमेस्टिक केबल एंड वायर मार्केट है, इसके अंदर में इसका 8% मार्केट शेयर है। इसके अंदर में भी इनका जो रिटेल से जो सेल्स आता है वो करीब 47-45% जो आने वाले दिनों में 50% का हो जाएगा, और वहां पे इनकी मार्जिन करीब 11.5% के आसपास आती है। और साथ ही साथ 17 से 18% का करीब एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो पूरी इंफ्रा की थीम है, जिसमें इंफ्रा, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, आप रेलवे की बात कर रहे थे, टेलीकॉम के अंदर में एक अपग्रेडेशन चल रहा है, डेटा सेंटर्स की बात करें, उसका एक प्रॉक्सी प्ले वायर्स एंड केबल्स कंपनी होगी, और जिसके अंदर में KEI बहुत ही वेल प्लेस्ड है। अब जैसे अगर इसकी छोटा डेटा पॉइंट में लूं तो इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल पिछले 5 सालों में रही है करीब 90 दिनों की, जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे रही। तो अगर हम बात करें थे कि किसी भी कंपनी की ROE 20% के ऊपर रहे तो एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है वो इस कंपनी के साथ बना रहा।
और पिछले 5 सालों में कंपनी ने जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया वो करीब करीब 1500 करोड़ का किया। इसके सामने जो उन्होंने केपेक्स किया वो मात्र 400 करोड़ का किया। इसका मतलब फ्री कैश फ्लो कंपनी ने 1100 करोड़ रुपए के बनाए, और डेट जो है, लॉन्ग टर्म डेट जो है वो कंपनी के अंदर में 0 है। कैश एंड बैंक बैलेंस करीब 550 करोड़ का है। तो ये बहुत ही हेल्दी पोजीशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर की टेलविंड का बेनिफिशियरी केईआई इंडस्ट्रीज है। हमें लगता है 12 से 13% की वॉल्यूम ओवरऑल ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक केबल एंड वायर के अंदर में देखने को मिलेगी, और जिसका एडवांटेज केईआई जैसी कंपनी को मिलेगा कि 17 से 18% का रेवेन्यू कैगर ग्रोथ आने वाले 3 से 5 साल कर सकता है। इस सबको ध्यान में हम रखते हुए मुझे लगता है कि केईआई इंडस्ट्रीज एक बहुत ही अच्छी मीडियम टर्म पिक साबित हो सकती है। करेंट करीब 2600 रुपए के आसपास एक स्टॉक है। लॉन्ग टर्म चार्ट जब हम देखते हैं तो 2300 रुपए पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है, और मेरा मानना है कि 3100 से 3200 के लेवल आने वाले 6 से 9 महीनों में स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जी, दूसरा स्टॉक क्विकली ये भी बता दीजिए। जी, वहाँ एनबीएफसी स्पेस में पूना वाला फिनकॉर्प रहेगा। हमने पहले भी इसकी काफी चर्चा की। हमें लगता है कि 130 से 35% का जो ईएम ग्रोथ का इन्होंने टारगेट रखा है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो ऑलमोस्ट 4.5-5% का है। और अभी जब के मिस्त्री जी ने एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर इस कंपनी को ज्वाइन किया तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट री रेटिंग का यहाँ पर होना शुरू हो जाएगी। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म नजरिए से देखनी चाहिए एनबीएफसी के अंदर में। साथ में फिनटेक का भी एक प्ले यहाँ पर है, क्योंकि एक समय पे आप देखेंगे एम्प्लॉयज करीब 5000 एम्प्लॉयज के ऊपर थे, आज वो नंबर 2300 के आसपास आ गया। इसका मतलब काफी टेक्नोलॉजी का यूज इस स्पेस में इस कंपनी के अंदर में यूज हो रहा है। और साथ ही साथ नेटवर्क काफी अच्छी हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बेचा, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि जो कैपिटल पोजीशन है वो बहुत कंफर्टेबल है, और एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज होने की वजह से लो कॉस्ट ऑफ फंड्स के एक्सेस ये कंपनी कर सकती है। तो मुझे इसको देखते हुए लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में पूना वाला फिनकॉर्प एक अच्छी पूना वाला कंपनी के अंदर साबित हो सकती है। पूना वाला फिनकॉर्प जो पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी, अब उसको पूना वाला जी ने खरीद लिया तो उसका नाम बदल गया है। दलजीत सर, एक छोटा सा कोई सेक्टर आप हमें सुझाइए। जी नीरज जी, देखिए जब मार्केट पीक पे हो तो उस समय, और हम स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, 4 महीने में लगभग बहुत सारे स्टॉक 60% 50% चल चुके हैं। तो वहां पर आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा और वो सेक्टर ढूंढना पड़ेगा जहां पर ये मूवमेंट नहीं आया है और किस वजह से नहीं आया। अगर वो वजह चेंज होने वाली है तो फिर आपको वहां देखना चाहिए। तो इस थीम के हिसाब से अगर हम देखें तो एग्रोकेमिकल एक ऐसा थीम है जहां पर हमें लगता है कि बॉटम आउट हो रहा है, डोमेस्टिक्स में भी और एक्सपोर्ट्स में भी। एक्सपोर्ट में हमने देखा कि बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने अभी अपने गाइडेंस डाउनग्रेड करी। इसका मतलब जब कंपनियां अपनी गाइडेंस डाउनग्रेड करने लगती हैं तो वो फिर एक एंड ऑफ द साइकिल के पास ही पहुंचने वाला है। तो हो सकता है 1 या 2 क्वार्टर आपको वेट करना पड़े जब एक्सपोर्ट पिकअप होंगे। और डोमेस्टिक में हम लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे। मानसून अभी ठीक ठाक ही रहा है, बहुत ज्यादा खराब नहीं रहा, बहुत अच्छा भी नहीं है। तो जो इन्वेंट्री का रैशनलाइजेशन होना था लोकल में वो भी ऑलमोस्ट हो गया है। हमने देखा सबके रिजल्ट खराब आए, लगभग सभी कंपनियों ने बहुत ही खराब नंबर पेश किए। तो जब बहुत खराब नंबर आते हैं वही एक पॉइंट होता है जब वहां से टर्न अराउंड हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एग्रोकेमिकल बॉटमिंग आउट की साइकिल पे है और उसमें आपको एक अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आपको अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे, इनफैक्ट बहुत सारे तो चीप वैल्यूएशन पे मिलेंगे और वो आगे चल के आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और दूसरा सेक्टर होगा फार्मा, जो अभी चलना शुरू हुआ है, पिछले 2-3 साल से नहीं चल रहा था। वहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं कि एक तो हम देखें तो पिछले 2-3 कंपनियों में हमने देखा जो 2015-2018 से उनके प्लांट एफडीए के इश्यूज में फंसे हुए थे, इवन वो भी बाहर निकल गए। मतलब एफडीए ने अपना काम अभी वापस, इन कंपनियों ने अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा दिया है और एफडीए ने उसको अप्रूव किया है। तो वो बेनिफिट उनको मिलने लगेगा। और दूसरा जो लोकल अपना डोमेस्टिक मार्केट में जो ग्रोथ आ रही है, जो कंसोलिडेशन हो रहा है, वो सब उसका बेनिफिट आपको फार्मा सेक्टर में भी मिलेगा। तो वहां पे भी हमें लगता है ये अच्छी देखिए। तो एग्रोकेमिकल और फार्मा बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। और एग्रोकेमिकल वाकई अभी बिल्कुल नहीं चला है, उसमें बहुत सारे स्टॉक आप ढूंढेंगे ना तो आपको दिखेंगे कि तो हाईली अंडर वैल्यूड है और आगे पता नहीं क्या क्या उसमें नैनो यूरिया और ये सब तमाम चीजें आनी है जो अच्छी ग्रोथ आपको दे सकती है। तो 4 स्टॉक और 4-5 सेक्टर्स आपके लिए मैंने रख दिए हैं
जहां से आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में यही बात कहना चाहूँगा कि मिड कैप में पैसा लगाएं या स्मॉल कैप में या लार्ज कैप में, आंखें खुली रखें। लगा के सो जाने वाला दिन चला गया। मैं उस थ्योरी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि पैसा लगाओ और 20 साल तक भूल जाओ। उसमें आप दरअसल अपना बहुत नुकसान करते हैं पेपर पे, खाली वो पैसा दिखता रहता है आपको। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एजुकेट करने के लिए और टिप्स भी देने के लिए। अगले हफ्ते हम लोग फिर जुड़ेंगे और फिर किसी ऐसी 4-5 पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।